गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब मैंने आपको बताया था कि संडे पेपर के दिन क्या होता है, थोड़ी कम न्यूज़ आती है, उसके अंदर थोड़े एक्सपर्ट्स का व्यू, जिसे मैं आपको एक दो पेज दिखाई दूँ, फिर हम जो मेरा पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। जैसे ये वाला पेज है, इसके अंदर क्या है आपका, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आपके फाइनेंशियल ऑफिसर और आपके बड़े बड़े चेयरमैन, जो मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं लोग, उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट्स को और करंट स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया, मतलब ओपिनियन को प्रेजेंट किया कि पहले उनको क्या ओपिनियन था चीज़ों को लेकर और बाद में क्या है। तो इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और फाइनेंशियल मतलब इन्होंने एनालाइज करके हमें बताया हुआ है। तो हमें एनालिसिस का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, और फाइनेंशियल एनालिसिस का काम कम हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई केस हो गया, मान लो कोई केस स्टडी होगी, जैसे पिछली बार हमने एक वो एयर इंडिया वाला केस समझा था, केयर इंडिया वाला केस समझा था, तो उसके अंदर हम ऐसा तरह से करते हैं। अब आज के दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा टॉपिक लिया है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली। तो इसके अंदर देखें तो मैंने आज टॉपिक लिया है कि जैसे आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट या आरबीआई कहना चाहिए, आरबीआई मतलब नई करेंसी प्रिंट करता है। तो वो नई करेंसी इंडिया मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर कैसे आ पाती है। जैसे मान लो कि आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट की, तो ऐसा तो है नहीं कि वो घर घर जाके पैसे बांटेगी, ऐसा तो होता नहीं। तो वो कैसे जो है मनी सर्कुलेट होती है, कैसे इकोनॉमी के अंदर आती है, वो हम देखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। ये आपका बैंक है, ये वाला बी जो लिखा हुआ है बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका कस्टमर्स वगैरह हैं, जो आपके मतलब रिटेल जो होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं बैंक्स के अंदर, ये वो मतलब कॉमन पीपल हो गए। और दूसरी बात यहाँ पे होगी कंपनीज। अब कंपनीज मैंने लिखा है, बट यहाँ पे आप मेनली पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर मान सकते हैं, और यहाँ पे भी आप वो लोग मान सकते हैं जो डिपॉजिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सन ही हो, आपकी कंपनीज भी हो सकती हैं, पार्टनरशिप्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम एज एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं प्रिसाइजली आरबीआई है, बट कई बार हमें गवर्नमेंट बोलना मतलब मुंह से निकल जाता है, तो गवर्नमेंट मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब रुपीज़ का यहाँ पे सिंबल इसलिए है कि यहाँ पे आरबीआई तो मनी प्रिंट कर रहा है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आरबीआई से बैंक में कैसे जाता है, फिर बैंक से जो है आगे जाएगा। तो इस तरह से पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका कि बैंक्स का मेन काम क्या है, बैंक्स का मेन रेवेन्यू क्या है, वो आप समझें। बैंक्स जैसे क्या करते हैं, कस्टमर लोग इसके अंदर वो आपके डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने वालों को कितना परसेंट रिटर्न देते हैं, 3-4-5%। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% ही देखा हो। तो 3-4-5% जो है रिटर्न देते हैं आपकी सेविंग्स अकाउंट वगैरह पर से। फिर एफडी भी ले लेंगे, एफडी के अंदर भी 7 से 8% देते हैं। तो इसके अंदर भी ये हो गया आपका। और अब क्या करते हैं बैंक्स, इस लोन को, इस अमाउंट को लेकर जो इनको इतना सारा मिला है, उसको इन्वेस्ट करते हैं मेनली कंपनीज को लोन देने के अंदर। अब कंपनीज को लोन देते हैं, तो कंपनी को लोन देने का मैं आपको मिनिमम परसेंटेज बताऊँ इंटरेस्ट की, तो 12% के आसपास चल रहा है। तो 12% से 15% पे आप मान लें, क्योंकि मिनिमम में किसको देंगे, कितनी कंपनीज को देंगे, तो 12% से आप 15% मान लें। तो इसका जो जैसे आप लोएस्ट टू लोएस्ट देखेंगे तो 9%, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट देखेंगे तो 10%। तो 9 से 10% का जो बीच में डिफरेंस है, वो कहाँ जाता है, वो बैंक की बेसिकली इनकम होती है। तो उसका बेसिकली इनकम का नाम है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम, या कई लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम भी बोल देते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ एनआईएम। तो ये बेसिकली जो आपकी ये बैंक की इनकम होती है, वो इस तरह से होती है। अब बैंक की इनकम का यहाँ पे क्या रोल था, मैं यहाँ पे एनआईएम लिखा रहने देता हूँ, बाकी क्लियर कर देता हूँ। अब जो एनआईएम होता है, उससे क्या होता है कि आपके पास बैंक के पास पैसे आ गए खुद के, उसके पहले तो जो है कस्टमर्स के थे जो उसने आगे लोन दिया, अब उसके बाद अपने खुद के पैसे हैं। तो उससे दो काम कर सकता है वो, या तो उससे भी लोन देगा, आगे लोन देगा, तो उससे भी उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो भी उसको थोड़े टाइम बाद वापस मिल ही जाएगा लोन भी। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ ये हो सकती है, मतलब काफ़ी सारी और भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दे, कुछ भी कर ले। बट एक और उसके अंदर से एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि वो आरबीआई से सिक्योरिटीज़ परचेज कर ले। आरबीआई सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकालता रहता है, ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके कमर्शियल बिल्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो सिक्योरिटीज़ निकालता रहता है। और कुछ उसके अंदर से एक्सक्लूसिव होती है, वो सिर्फ बैंक्स के लिए ही ओपन रहती है, वो भी बड़े बैंक्स के लिए। तो इस तरह से जो सिक्योरिटीज़ हैं वो परचेज कर सकते हैं। बेसिकली बैंक्स की अपनी विल नहीं चलती सिक्योरिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। तो अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि सिक्योरिटीज़ परचेज कर लो तो करनी पड़ेगी, सेल कर दो बोलेंगे तो सेल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से चलता है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली इस तरह से जो इनके पास पैसे आए, उससे उन्होंने जो है ये सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली। अब मान लो कि ये सिक्योरिटी उन्होंने परचेज की 100 रुपीज़ की, और थोड़े टाइम बाद इसकी वैल्यू बढ़ करके हो गई 110 रुपीज़। तो इस तरह से जो आपकी गवर्नमेंट है वो बोलेगी अब कि सेल कर दो, हमें दे दो 110 रुपये हमसे, मतलब हमें दे दो आप, और सिक्योरिटीज़ हमें दे दो, और 110 हमसे रुपये ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंक का वापस से हो गया। अब इस तरह से जो यहाँ पे उनको इनकम जनरेट हुई आपकी 10 रुपीज़ की, हाँ, अब 10 रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई। अब इसके लिए ये आपका कोई लोन नहीं लेना पड़ा बैंक को, कोई मतलब कि कहीं से लोन लिया हो, दिया हो, ये सब नहीं करना पड़ा, ये सब उसकी इन्वेस्टमेंट से जो है बना है।
तो इसको भी, इसके लिए कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसको आपको लोन की फॉर्म में आगे देना पड़ेगा, तभी ये मतलब इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होगा, और इस तरह से ही नई मनी इकोनॉमी के अंदर आती है। तो जो बेसिकली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का डिफरेंस होता है और वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनता है बैंक्स के लिए, तो वही बेसिकली मेन सोर्स होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, मतलब सॉरी, इकोनॉमी के अंदर मनी पंप करे। अब मान लो 110 पे गवर्नमेंट ये बोल देती थी कि और परचेज कर लो हमसे सिक्योरिटीज़, तो जो है आपकी मनी पंप नहीं हो पाती, तो इसलिए गवर्नमेंट का ही रोल रहता है कि आपकी जो मनी पंप हो सकती है। ये मैंने आपको वन ऑफ द गेटवेज बताया जिसके हेल्प से जो है पूरा इसके अंदर से आपका मनी पंप होता है इकोनॉमी के अंदर। तो आपको अच्छा लगा हो तो ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब आप न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, ये न्यूज़ ही मेन होती है वैसे तो, बट इसके अंदर मैं आपको बताते चलूँगा कि आज के दिन जैसे आप देखेंगे ईटी मार्केट सेक्शन भी नहीं है, मैं बताता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, सभी बोलते हैं जो मतलब इसके अंदर रहते हैं, तो ये वो भी इसके अंदर नहीं आया, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा उससे रिड्यूस हो जाता है। टेलीकोज एजीआर करेक्शन प्लीज मिसकंसीव्ड एससी। तो अभी मिसकंसीव का मीनिंग है यहाँ पे बुरी तरह रॉन्गली जज करना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि टेलीकॉम कंपनी का जो एजीआर करेक्शन है वो आपने बुरी मतलब गलत तरीके से जज किया उसके ऊपर। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है, प्ली का मतलब होता है आपका एक रिटर्न मतलब डॉक्यूमेंट आपका, जिसके अंदर आप किसी पर्सन के ऊपर, किसी एंटिटी के ऊपर कोई क्राइम लॉन्च करें कि मतलब उसने कोई क्राइम किया है, उस तरह से जो है ये यहाँ पे रहता है। तो प्ली का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लीज के अंदर वो ई मिसिंग है, बट प्लीज का मीनिंग अलग है। प्ली का मीनिंग ये होता है आपको जो मैंने बताया, और प्लीज का मतलब हो गया आपका प्लूरल। तो इस तरह से ही है आपका रिलीफ सॉर्ट इन गाइज ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स वुड ऑल्टर क्वांटम ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो हमें बेसिकली स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब वो है कि जो टैक्स, बेसिक मैंने आपको बताया था पहले भी, एजीआर का रिलेशन जो है टैक्स से रिलेटेड है, कल हमने पूरा केस इसके अंदर समझा था। तो इसके अंदर जो आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज है मतलब कि जो टैक्स की ड्यूज है जो आपके, उस हिसाब से आपका जो क्वांटम है मतलब कि उनका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा अगर वो कुछ करेक्शन ऑफ एरर्स करते हैं। मतलब गाइस का मतलब करते हैं, बेसिकली यहाँ पे करेक्शन सॉर्ट है तो बेसिकली करते ही है वाला मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। बहुत बेसिक सी नॉलेज इसके अंदर क्या था आपका कि बेसिकली एजीआर का प्लानिंग ये था कि तो पहले जो आपका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता था, अब उसको चेंज करके एजीआर के ऊपर टैक्स लगने का बना दिया था। ये क्या होता है एजीआर और प्रॉफिट, क्या डिफरेंस होते हैं वो हमने कल समझा था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। बट इसके अंदर हमने क्या था कि इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को बेसिकली थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिक कंपनीज को, कुछ कंपनीज को हो सकता है ज़्यादा भी देना पड़े। अब इसके अंदर ये हो गया था आपका। अब इसके बाद क्या हुआ आपका, जो आपका कंपनीज ने ये बोला डीओटी को, डीओटी मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसने इनको कंपनीज ने ये बोला कि आपने गलत तरीके से कैलकुलेशन की है आपके हमारे एजीआर के ऊपर जो टैक्स बनता है उसकी। तो उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाह रहा है कि डीओटी ने जो भी उसके ऊपर करेक्शन मेजर्स लिए हैं वो गलत किए हैं और उन्होंने पहले सही किया था। तो ये बेसिकली घूम गया मामला यहाँ पर ऐसा जो इसके अंदर कोई मतलब बात निकल के नहीं आ रही, कंक्लूजन निकल कर नहीं आ रहा है। ब्लिंकन टू डिस्कस ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग इंडिया ट्रिप। तो हमें ब्लिंकन का बेसिकली मीनिंग है ये, मतलब ब्लिंकन कौन है, पर्सन है। ब्लिंकन का नाम एंथनी ब्लिंकन इनका पूरा नाम है। ये आपके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आता इसका काम क्या है। तो इसका काम बेसिकली जो यूएस किसी भी मतलब कंट्री के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उसका यही काम होता है कि वो फाइनेंशियल फॉरेन अफेयर्स के ऊपर एडवाइजरी प्रोवाइड करता है आपका जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसको। जैसे अब यूके हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस के अंदर आपका प्रेसिडेंट की बात हो गई। बट अगर मान लो जो कि इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन अफेयर्स का जो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को करता है। तो इस तरह से बेसिकली रहता है। उनका नाम है आपका एंथनी ब्लिंकन। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, ये इंडिया के अंदर आने वाले हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे ले चलता हूँ, जुलाई 27 को इंडिया के अंदर आने वाले हैं। अब वापस एक बार के लिए ऊपर चलते हैं। अब ये क्या डिस्कस करने वाले हैं बस यहाँ पे वो बताया है पूरी न्यूज़ के अंदर। तो ड्यूरिंग इंडिया ट्रिप को क्या डिस्कस करने वाले हैं बस वो बताया। ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे, आपकी यूएस इंडिया कॉपरेशन के ऊपर बात करेंगे, ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब ये तो मैं नाम ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है यहाँ पर। अफगान सिचुएशन, तो तालिबान की सिचुएशन आपने कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह देखी होगी इसकी भी, तो ये इसके ऊपर बात करेंगे। क्वाड को इकोनॉमी वाली बात होगी, मतलब कि क्वाड जैसे फेडरल रिजर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उस तरह से बात करेंगे। और कोविड-19 का, क्लाइमेट चेंज का, ये सब भी बात करेंगे। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया। अब आगे देखिए तो यहाँ पे एक और छोटी सी बात है कि ये प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से तो मिलेंगी, और दूसरी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मिलेंगे। ये अगर आपको नहीं पता तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, मतलब डिटेक्टिव, अब तक इंडिया का बेस्ट डिटेक्टिव इनको कुछ माना जाता है। तो आप इनकी जो है मैं रिकमेंड करूँगा, आप एक दो वीडियोज़ वगैरह अगर देख सकते हो तो देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था। अब यहाँ पे डिफेंस का सेक्रेटरी की भी मेंशन किया हुआ है, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ये है बेसिकली दोनों आने वाले हैं। तो लॉर्ड ऑस्टिन आपको पता होना चाहिए नाम, क्योंकि हो सकता है कि कल की न्यूज़ में आपको सिर्फ ऑस्टिन नाम से कुछ न्यूज़ देखने को मिले, तो वो उसके अंदर आपको फिर समझने के अंदर आसानी रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक Q1 प्रॉफिट स्वेल्स 78%। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे बहुत मैं आपको बताया था क्वार्टर प्रॉफिट वाली न्यूज़, Q1 वाली न्यूज़, मतलब एक कंपैरिजन वाली न्यूज़ बहुत आसान होती है बनाना। ये आर ब्यूरो वाली न्यूज़ है, मैंने आपको उस दिन बताया था।
तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, कुछ रीजंस बताएं और क्या बोला है उस रीजंस की वजह से आपको जो Q1 का प्रॉफिट है किस बैंक का, आपके ICICI बैंक का, वो स्वेल कर गया, इंक्रीज कर गया 78%। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा राइज है यहाँ पर। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या रीजन है इसके। अगर मान लो रीजन कुछ ऐसा है कि उनको मान लो लॉटरी लग गई तो वो रीजन अच्छा नहीं होता, हालांकि वो नहीं है, बट मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मान लो रीजन ये है कि उनकी सेल्स बढ़ गई, यानी उनके मान लो उनके ऊपर बैंक के ऊपर मान लो मेंबर्स बढ़ गए, या उनके जो डिपॉजिटर कराते हैं, डिपॉजिटर्स हैं वो बढ़ गए, तो वो एक काफी बहुत अच्छा रीजन है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने रीजन बताया हुआ है, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। प्रोविजन से श्रिंक टू 2852 करोड़, तो ये हालांकि इतना अच्छा रीजन तो नहीं है, बट मैं आपको प्रोविजन एज अ कॉन्सेप्ट बताया था। प्रोविजन का बेसिकली मीनिंग होता है, मैंने आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट पहले बताया था। बैड डेट का मीनिंग मान लो जैसे ICICI बैंक ने किसी को लोन दिया, उसने मान लो 100 रुपीज़ का लोन दिया, बट वो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि उसका दिवाला उड़ गया, तो वो पैसे नहीं रिपे कर पा रहा, तो उसके लिए आपका बैड डेप्ट हो गया बैंक के लिए। तो इस तरह से क्या होगा आपका कि ये जो बैड डेप्ट होते हैं इसके लिए कुछ प्रोविजन निकाल के चलती हैं पहले से हर बैंक। जैसे मान लो कि जो आपका बैंक था उसने 1000 रुपये पहले ही निकाल दिए कि ये जी ये तो हमारा प्रोविजन है, ये इतने के बैड डेप्ट हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बैड डेप्ट को इसी से आपका अपनी बुक से राइट ऑफ कर देंगे। ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको जो पहली बात बोल रही वही समझना है बस, कि अगर जो बैड डेप्ट हो जाते हैं तो भी हमें 1000 रुपये की कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 100 रुपये के हो गए तो इन्होंने अपने प्रोविजन में से माइनस कर दिया यहाँ पर, और 900 रुपीज़ इनके प्रोविजन में बच गए। प्रोविजन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब जो अकाउंट्स में जाते हैं तो आप इस तरह से समझाते हैं कि प्रोविजन एक मटका है आपका, एक आपका पॉट है, पॉट ढंग से बना नहीं, बट हाँ ये प्रोविजन का पॉट है आपका। तो इस तरह से बेसिकली इसके अंदर 1000 रुपये पड़े हुए, अगर आपके 100 रुपये के बैड डेप्ट होते हैं तो अब इसमें 100 रुपये निकाल लो और आपके 900 रुपये इसमें बच जाएंगे। इस तरह से बेसिकली अकाउंट्स के इसके अंदर समझाते हैं। अब यहाँ पे फी इनकम राइजेस टू 3219 करोड़, तो फी इनकम आपको समझ में आ ही रहा है। फी इनकम जैसे मान लो ICICI बैंक से कोई लोन लिया, कुछ परमिशन वगैरह ली, कुछ भी करा, तो उसके अंदर जो फी इनकम देते हैं वो एक अच्छा सोर्स होता है आपके जो बैंक्स के लिए रेवेन्यू का, तो ये आपका इंक्रीज कर गया आपका, तो ये आपका राइज कर गया, मतलब 3219 करोड़ पर है। और ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर एक और छोटी सी बात है, नेट इंटरेस्ट इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम कोर लेंडिंग, तो ये हमने समझा था पहले भी, NII आपका ये हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि NII, तो ये हमने समझ लिया पूरा जो हमारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर यहाँ पर। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि ये भी आपका बेसिकली यही बोला है कि यहाँ पे ये भी आपका बढ़ा है 18% से, और आपका 10,000 कुछ करोड़ हो गया। अब यहाँ पे ET वाले की एक मैगजीन है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों की एक सप्लीमेंट मैगजीन है, और ये आपकी मंडे को पब्लिश होती है, तो मतलब कल पब्लिश होने वाली है, और इसका ऐड आता है संडे को, ताकि लोग मतलब अगर परचेज करनी है तो कर पाए मंडे के दिन। तो इसको जो है मैं आपको जो PDF है आपको वो तो देता ही हूँ, और इसके साथ आपको इसको अगर आपको डिस्कस करना है तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, और आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा कि मतलब आप उसके ऊपर लिख दें कि आपको जो भी डाउट हो तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी कल सुबह सुबह। तो अब आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ है, इसके अंदर क्या हुआ है आपका कि ये आपकी जो पर्सन है आपकी मेरी भाई चानू, तो इनको जो है कल ये जीती थी सिल्वर मेडल आपकी वेट लिफ्टिंग के अंदर, वुमेन्स कैटेगरी के अंदर। मैं हालांकि कैटेगरी 49 kg कैटेगरी के अंदर ही जीती थी। तो इसके अंदर आप देखिए तो इनकी एक छोटी सी बात और है कि 2016 में जो है ये बाहर हो गई थी आपके ओलंपिक से, मतलब ओलंपिक्स 4 साल में होते हैं, तो पिछले ओलंपिक्स में आप कह सकते हैं जो आपके रायो में हुए थे उसके अंदर जो है बाहर हो गई थी ओलंपिक से। तो ये छोटी सी बात थी, इसके अंदर हमने साथ में समझ लिया। ITC पोस्ट 28% राइज इन प्रॉफिट टू 3013.49 करोड़। तो यहाँ पे ITC बेसिकली आपको पता है कंपनी है, इसका जो इनकम है अगर आपको बताऊँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनका मेन रेवेन्यू आता है आपके सिगरेट्स वाले सेक्टर से, मतलब पूरे टोबैको वाले सेक्टर से, मतलब टोबैको सेक्टर नहीं बोलना चाहिए बट सिगरेट्स वाला जो सेक्टर है उससे इनका मेन रेवेन्यू आता है। तो इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर इनका 28% राइज हुआ है प्रॉफिट के अंदर, और ये बढ़ करके आपका 3013 करोड़ हो गया। ये RBRO वाली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ होती है, इसको आप मतलब पढ़ लें। आपको ऐसा नहीं कि आपको कवर नहीं करनी, हमने ऊपर भी देखो सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि उसके पीछे मतलब जो जिसने लिखा है, जो बनाया है, उसके पीछे इंटेंशन क्या था उसका। तो हम इस तरह से आगे चलते हैं। मेकिंग अ केस फॉर शेड्यूलिंग एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पोस्ट कोविड ऑफिस की बात की गई है यहाँ पर। ये बेसिकली वर्क लाइफ आपके जो आपका कॉर्पोरेट लाइफ है उससे रिलेटेड बात है कि आपका जैसे पहले तो आपके घर के अंदर जो पीपल काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो उसके अंदर तो उनको घर के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है, जैसे मान लो कि घर के अंदर सब लोग 2 o'clock खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो उनको लंच करना ही पड़ेगा। मान लो कि उनकी मीटिंग भी है तभी उन्हें रीशेड्यूल करानी पड़ेगी, या अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अटेंड कर भी सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली कुछ अनसर्टेनिटी रहती थी, आपका वे होता रहता था पूरा रूटीन, तो उनको चेंजेस करने के लिए आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी सारी चीज़, मतलब जब ये ऑफिस में खुलेंगे। तो ये बेसिकली बहुत मतलब सोशल सी बात है, इसके अंदर कोई ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है।
एमिड स्क्वीज ऑन एयर ट्रैवल एचएनआई's पार्टी ऑन चार्टर जेट्स। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक सीन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका कि एक स्क्वीज हो गया एयर ट्रैवल के ऊपर, क्योंकि मतलब एक तो आपका बहुत ही बड़ा इसके अंदर रीजन ये है कि एयर ट्रैवल के ऊपर से सपोर्ट मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो हट चुका है, क्योंकि आपका एक जो एयर इंडिया वाली जो मैंने आपको केस बताया था उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा भरोसा कम उठ चुका है मतलब पीपल का, इंडिया के लोगों का। तो इस तरह से पहला रीज़न तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एचएनआई's पार्टी ऑन चार्टर जेट्स, मतलब रीज़न ये बेसिकली ये दूसरी बात है कि एचएनआई वाले लोग जो हैं, एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये बेसिकली थोड़े वेल्दी पीपल होते हैं जिसके पास 2 लाख से ज़्यादा का सरप्लस है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो बेसिकली एचएनआई's की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एचएनआई's पार्टी ऑन चार्टर जेट्स मतलब कि चार्टर जेट्स अपने प्राइवेट जेट्स लेकर के, और चार्टर जेट्स जो आपके प्राइवेट वाले जेट्स होते हैं बट वो कमर्शियल हैं, मतलब कि वो उनके पर्सन्स के नहीं है बट वो कम लोग ही जाएंगे उसके अंदर। मान लो कि आपने जैसे आपने एक मान सकते हैं कि जेट को एक भाड़े पे ले लिया, मतलब रेंट पे ले लिया, तो उस तरह से बेसिकली चार्टर जेट्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो एचएनआई's पार्टी ऑन चार्टर जेट्स की बेसिकली घूम रहे हैं, जैसे वैसे तो एयरटेल तो कम हो गया बट ये लोग घूम रहे हैं आपके चार्टर जेट्स के ऊपर। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी बताई गई है, लंदन, सिंगापुर, ज़ूरिच, केप टाउन, नायरोबी, यूके, माल्दीव्स, रशिया। तो यहाँ की पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, और इंडिया के अंदर ही डेस्टिनेशन 3 है यहाँ पर, गोवा, कूर्ग और कबीनी। तो मेरे को तो पता भी नहीं है दोनों कहाँ पर है, और मतलब ये तो ऐसी है। बस इसको देखते हैं आगे। अब इसके अंदर ये आपका यहाँ पे चलते हैं प्राइस फॉर डायरेक्ट चार्टर्स। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट चार्टर्स की फ्लाइट्स का मतलब रेट्स बताए हुए हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट चार्टर्स का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे पहले आपको मान लो ए कंपनी से ए कंट्री से बी कंट्री के अंदर जाना है, मान लो ए तो इंडिया ही होगी, इंडिया से आपको बी कंट्री के अंदर जाना है, तो आपको इनडायरेक्ट चार्टर का मतलब ये हुआ कि पहले बीच में कहीं उतरना पड़ेगा, स्टे होगा यहाँ पर, ले ओवर होगा, और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा आगे। तो इस तरह से बेसिकली इंडिया दुबई का बताया 45 लाख, इस तरह के आगे 3 और बताए हुए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो है फर्स्ट पेज पूरा कवर्ड है, बट मैं अगर आपको बताऊँ हायरार्की बेसिस पे अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो इसके बाद आपका ईटी मार्केट सेक्शन नहीं आया है, तो उसको हम कवर सीधी बात नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, मतलब इसके ऊपर ही देखते हुए चलते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी सेक्शन, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है ये भी आज मैं बताऊँ 2 पेज आते हैं एक पेज पे, पर आज का इसका भी एक ही पेज आया है, तो इसके अंदर भी थोड़ी अनइम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ इसके अंदर बची हुई है। तो इसके अंदर आगे चलते तो बॉटम लाइन का, अभी बॉटम लाइन का मैंने वो पहले भी मीनिंग बताया था। इसके अंदर क्या है आपका, ये सैटरडे संडे स्पेसिफिक एक सेक्शन है आपका, सिर्फ सैटरडे संडे को ही आता है, और थोड़ी बहुत इसके अंदर फाइनेंशियल न्यूज़ आप कह सकते हैं होती है। ब्राज़ील पुट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन कोवैक्सीन अमिड कंट्रोवर्सी। अब देखेंगे मतलब इसका बेसिकली मीनिंग है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर ब्राज़ील ने जो क्लिनिकल ट्रायल्स होने वाले थे कोवैक्सीन के, मतलब टेस्टिंग होने वाली थी, उसको जो है हटा दिया, पुट ऑफ कर दिया कंट्रोवर्सी के चलते, कि उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंट्रोवर्सी इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको कंट्रोवर्सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे क्या बेनिफिट हुआ। जो भी कंट्रोवर्सी आपको उसका मीनिंग तो पता ही है, उससे क्या हुआ एट द एंड वो तो पता ही है कि उससे आपका जो है ब्राज़ील के अंदर कोवैक्सीन के ट्रायल्स पुट ऑफ हो गए, तो आपको यही इससे आपका चल जाएगा। क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिकवरी, कॉन्फिडेंट ऑफ हाई एक्सपोर्ट्स फॉर माई एफडीआई। तो यहाँ पे आप समझेंगे, पहले आपको मैं आपको इसका मीनिंग एक स्पेसिफिक बताता हूँ, पहले आप एज अ जर्नल इसको समझें। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है आपका कि जो आपके पीयूष गोयल हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 16 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की है, मतलब कर रहे थे, उसी बीच इन्होंने मतलब कि उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, ये बोलते बोलते उन्होंने ये बताया कि क्लियर इंडिकेशंस ऑफ रिकवरी, की मतलब अब जो है काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस दिख रहे हैं रिकवरी के। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हाई एक्सपोर्ट्स होने के मतलब उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, पीयूष गोयल के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि हायर एक्सपोर्ट्स होंगे आपके, और बढ़ता हुआ एफडीआई भी नजर आएगा। अब एफडीआई का बढ़ने का मतलब इतना क्या इंपैक्ट पड़ा, एफडीआई का मतलब क्या हुआ, एफडीआई का मतलब यही तो हुआ कि आपके जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे इतना बड़ा क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका। तो ये सोचने की बात है वैसे तो इसके अंदर जैसे मान लो इंडिया के कुछ लोग थे, उन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट कर दिया मान लो, तो उससे आपका उससे भी उतना इम्पैक्ट पड़ा जितना बाहर से पड़ा, मान लो कि 10-20% ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके ऊपर मतलब इतना रिलाई करना जितना ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स तो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से तो हमारे पास इकोनॉमी के अंदर नया पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो एक्सपोर्ट्स तो एक मतलब बहुत ही बड़ा एवेन्यू हो गया, उसको आप एफडीआई के साथ साथ लेके चल रहे हो, तो इसका कुछ रीज़न होगा जिसको हम समझते हैं। तो एफडीआई का बेसिकली एक मतलब ऐसा मैंने बहुत हाइप बना दी, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है इसका। मान लो जैसे एफडीआई के लोग मान लो फ्रांस से आपके लोग इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, तो फ्रांस से आपका क्या हुआ, फ्रांस से लोग स्विस फ्रैंक के अंदर या फिर आपका फ्रांस के अंदर जो भी करेंसी है उसके अंदर आपका इन्वेस्ट करेंगे, तो उस करेंसी की वैल्यू एक तो पहली बात तो आपका ये है कि आपका जो मॉनेटरी वैल्यू है, मान लो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो आपको एक बारी के लिए तो मिल ही गया उतना पैसा, और साथ ही साथ अगर मान लो फॉरेन करेंसी है वो, तो मान लो जो भी इनका जैसे मान लो इनका अगर हम यूएस लेके चले, मान लो यूएस ने इन्वेस्ट करा तो उसके डॉलर्स आपको मिल गए, तो डॉलर्स का प्राइस भी अपने आप में बढ़ता घटता रहता है, तो वो भी एज अ इन्वेस्टमेंट वर्क करेगा आपके इंडिया के लिए।
तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स का रीज़न यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी बड़ा रीज़न यही रहता है कि आपको फॉरेन करेंसी मिल जाती है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी आपको मिल जाती है क्योंकि आपको यूएस से लोग इन्वेस्ट करें तो आपको एक प्राइमरी कैपिटल तो मिलेगी और साथ साथ आपको एक असेट मिल गया जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। जैसे मान लो कि उनको एक प्राइमरी एसेट आपको मिल गई, फिर आपने वो डॉलर्स बेच दिए क्योंकि उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, ज़्यादा रुपीज़ के अंदर पैसे मिल रहे थे, तो आपको उस तरह से आपने डील कर लिया इसके अंदर और आपके पास एफडीआई भी आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमने इसके अंदर समझ लिया और इसके अंदर पूरे न्यूज़पेपर के अंदर मैं आपको एक एक पेज के ऊपर जाके बताऊँ तो इससे अच्छा मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ा सा बताता हूँ। उसके अंदर क्या है यहाँ पर कि ये स्टॉक एंड नो, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ आपका कि जोमेटो की इतनी अच्छी लिस्टिंग के बाद इन्होंने प्रीवियस जो आपके मतलब बहुत बहुत पुराने आईपीओज को भी इन्होंने निकाला है यहाँ पर, क्योंकि जो बहुत अच्छे आईपीओज रहे थे उसकी इन्होंने कुछ कुछ डिटेल प्रेजेंट की है। जैसे आपका एमटार टेक्नोलॉजी का आईपीओ आपका ये 199 टाइम्स 200 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ आपका, 200 टाइम्स ये भी आपका 160 टाइम्स 155 टाइम्स 150 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुए। तो इस तरह से इन्होंने ये जो आपके सारे आईपीओज हैं इनका बताया हुआ है, या कि एमटार टेक्नोलॉजीज, एमएस वेक्टर, इजी ट्रिप प्लानर्स, बर्गर किंग इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, एचएमटी का बेसिकली 2020 में इस साल पिछले साल ही आया था और ये तो आपके इस साल आए यहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली ये बताया हुआ है कि क्या क्या आईपीओ कितने कितने टाइम्स क्लोज हुए। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके जोमेटो से बड़े आईपीओ बन जाते हैं अगर इतने टाइम्स जो आपके मतलब सब्सक्राइब हो गए, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मान लो ये आईपीओ है, ये आपका 510 करोड़ का आईपीओ है और आप अगर जोमेटो के आईपीओ से इसको जो कंपेयर करते हैं तो जोमेटो का आईपीओ 9375 करोड़ का है। तो जोमेटो का आईपीओ पहले ही इससे आपका 5 × 95 हो गया, तो आपका 1 और 19 टाइम्स बड़ा पहले ही आईपीओ। तो मतलब ये काफ़ी वेग सी बात है कि हम कंपेयर करें इन दोनों को, बट हाँ अभी यहाँ पे इन्होंने किया है कि 159 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था तो वो आपका कंपनसेट हो जाता है। ये नहीं कि जोमेटो के आसपास ही बर्थ बन जाती है इन दोनों आईपीओज की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनको। और आगे चले तो इसके अंदर मतलब ऐसे जिसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं निकल गया, सीधी सी बात है यहाँ पर भी मतलब नया कॉन्सेप्ट कुछ, ये तो उन्होंने कंपेरिजन किया, एनालिसिस किया, तो ये वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से आप बाकी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक दो और बताता हूँ कि इसके अंदर यहाँ से संडे चैप्टर का पेपर है, मतलब मैं आपको बताऊँ कि पूरे हफ्ते के अंदर सबसे खराब पेपर मतलब शीट रहती है, सेक्शन रहता है। इसके अंदर क्या है आपका एडिटोरियल है, एडिटोरियल, बट संडे के इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल को कोई रेफर नहीं करता, कि कोई बोलता नहीं कि आप इसे पढ़ें। इससे अच्छा आप हिंदू वगैरह की पढ़ सकते हैं अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब मैं आपको मंडे टू फ्राइडे नहीं बोलूँगा, बट आपको संडे के दिन आपको ये पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर मीम्स तक भी आ गई, तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा बचा नहीं है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शोज वगैरह की बात की गई है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, सीधी बात है। अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है यहाँ पर, अराउंड द वर्ल्ड सेक्शन के अंदर क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो राइट से हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट पे चलते हैं पहले एक बार, और यहाँ पर जो खाली पेज के ऊपर आ गए, हाँ ये आपका इसके ऊपर चलते हैं। लाइव होने वाली है हमारी इवेंट, मैं आपको कल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तो इन्फॉर्म कर दिया था, मैं आपको वीडियो के अंदर बता देता हूँ। इसके अंदर हमारी लाइव इवेंट होने वाला है। उसके अंदर क्या होने वाला है, आपको जैसे रिकमेंड करना है कि हम नई जो फाइनेंशियल वीडियोस लेके आ रहे हैं अब मतलब सब्सिक्वेंटली लेके आएंगे, तो वो आपको किसकी टॉपिक्स के ऊपर चाहिए मतलब पहले। तो उसके अंदर पहली वीडियो तो मैंने ऑलमोस्ट बना लिया। उसके अंदर आपका क्या है, पहली वीडियो के अंदर गोल्ड से रिलेटेड बात की गई है कि गोल्ड आपका 7 वेज, मैंने पहले 5 वेज बोला था, बट अब 7 वेज के ऊपर हम चले जाए कि 7 वेज हमने बताई है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की। सारी वेज है वो, ऑलमोस्ट टोटल वेज है उसके अंदर, और मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल के अंदर वो बताया। तो ये आपकी पहली वीडियो होने वाली है। इस तरह की आप और वीडियोस के सजेशंस आप दे सकते हैं इसके अंदर। और ऐसे ही मतलब थोड़ी देर बात कर लेते हैं, और कुछ आपको डाउट पूछना तो डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइव होने वाली है जी 6 बजे के आसपास, तो आप इसको जो है ज्वाइन करें और आपके जो भी आपके सजेशंस हो, डाउट्स हो, वो आप गैदर कर लें तब तक। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।